संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट की यानी भक्तिकाल एवं के आदिकाल एवं भक्तिकाल की हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित ढोला मारूरा दुहा के संबंध में आज पढ़ेंगे। ढोला मारूरा दुहा राजस्थान की लोक संस्कृति पर, लोक कथा पर आधारित एक सरस लोक काव्य है जो राजस्थान की लोक संस्कृति और प्रेम की महत्वता को बताता है। ढोला और मारू यह एक प्रेम काव्य है जिसमें ढोला और मारवणी का विवाह बाल्य अवस्था में हो जाता है। इसके लिए इस प्रसंग को हमारे कवि कलोल ने या कुशल लाभ इसके रचनाकार माने जाते हैं। राजस्थान की लोक संस्कृति सबसे बड़ी विशेषता है कि राजस्थान की लोक संस्कृति में जितने भी हमारे लोकगीत है या लोक कथाएं हैं वो मुख्य रूप से मौखिक होती है और विद्वानों का मानना है कि जो चीज मौखिक होती है उसमें समय समय पर उनको बदलाव होता रहता है और लिखित होने पर वह वास्तविक रूप से पूरी तरह से खो जाती है। कहने का मतलब उसमें वास्तविकता नहीं रहती वास्तव में। इसीलिए राजस्थान की लोक कथाओं को बहुत कम रूप में लिखा गया है। वैसे तो लोक संस्कृति में उन्हें गीतों के रूप में गाया भी जाता है। ढोला मारूरा दुहा को आज भी पश्चिमी राजस्थान में लय के साथ में, इसे संगीत के वाद्य यंत्र के साथ में गाया भी जाता है। ये एक सरस लोक काव्य राजस्थान की धरती जो प्रेम और श्रद्धा से भरी हुई है, वीरों की धरती भी है, तो प्रेम से पूरित भावों की भी धरती है। कवि कलोल ने इसी काव्य को आधार बनाकर ढोला मारूरा की रचना की। ढोला मारूरा दुहा राजस्थान की पश्चिमी राजस्थान में ढोला और मारू जिनका विवाह बालपन में हो जाता है, किंतु कुछ समय बाद में मारवणी अपने प्रदेश ढोला और मारवणी अलग अलग हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात में ढोला का फिर विवाह मालवणी के साथ में हो जाता है। बचपन का विवाह ढोला और मारवणी दोनों ही भूल जाते हैं। बार बार माँ बाप को तो याद रहता है, लेकिन बाद में वो भी इस बात को भूलना चाहते हैं। किंतु एक दिन अचानक मारवणी को सपना आता है, उसे राजकुमार साले कुमार यानी ढोला दिखाई देता है। तो वह उद्विग्न हो जाती है, अपनी सहेलियों से पूछती है, अपने माँ बाप से पूछती है। तो फिर उसे उत्तर मिलता है कि बालपन में ही उसका विवाह ढोला के साथ में हो गया था। तो वह विरह वेदना में जलने लगती है। उधर दूसरी तरफ मारवणी अपने प्रियतम ढोला के साथ को संदेशा भेजती है, किंतु मालवणी बहुत होशियार है जो ढोला की पत्नी है। जैसे ही उसे पता चलता है वह मारवणी द्वारा भेजे गए संदेशवाहकों को बीच में ही मरवा देती है। एक बार मारवणी इतनी व्यथित हो जाती है कि वो किसी डाडी के माध्यम से यानी भिखारी का वेश बना करके वो वहां जाता है और किसी न प्रकार से यानी उसके महल में पहुंच जाता है। उस समय मालवणी को पता नहीं चल पाता और वह मालवणी राग में या मारू राग में जैसे ही वो विरह गीत गाने लगता है तो राजा ढोला के कानों में वो गीत पहुंचता है और वह वहां पहुंच जाता है जहां वो डाडी गीत गा रहा होता है, विरह गीत। उससे जाकर के सारी वस्तु स्थिति का पता लगाता है तो पता चलता है कि बचपन में ढोला का विवाह मारवणी के साथ में हो गया था, किंतु अज्ञात होने के कारण बेचारा ढोला भी उसको पता नहीं था कि इस तरह बचपन में कोई घटना हुई थी। इसे प्राप्त करके अचानक ढोला व्यथित हो जाता है और मारवणी को प्राप्त करने के लिए ऊंट पर सवार होकर के मालवणी के पास पहुंच जाता है, जहां मारवणी अपने प्रियतम ढोला को पाकर बहुत खुश होती है
और इस तरह से कुछ समय ढोला वहां रहता है और फिर अपने प्रदेश मारवणी को साथ लेकर के आ जाता है। उस समय मालवणी को बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है कि भाई अब उसे सोतिया दाग का सहन करना पड़ेगा। और इस तरह से जो एक प्रेम कथा है, उस प्रेम कथा का अंत सुखद होता है, यानी नायक नायिका अंत में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार की जो लोक कथाएं हैं, यह हमारे राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की लोक प्रेम को प्रदर्शित करने वाली एक प्रेम कथा है। तो आइए आज हम इस प्रेम कथा के संबंध में जो हमारे महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं की दृष्टि से जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो किस तरह से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं और इनका उत्तर हम सटीक रूप से कैसे लिख सकते हैं, तो आइए इसी के संबंध में आज हम पढ़ते हैं। हमारा ढोला मारूरा दुहा के काव्य सौंदर्य के संबंध में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ढोला मारूरा दुहे को काव्य सौंदर्य के सही उल्लेख कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें किस तरह से इसको हल करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा हिंदी साहित्य में ढोला मारू रा दुहा एक सरक लोक काव्य है। इस लोक काव्य में राजस्थान की लोक संस्कृति रीति रिवाज, परंपरा, वहां भौगोलिक यानी भौगोलिक वातावरण को आधार बनाकर, यानी कि हिंदी साहित्य में ढोला मारूरा दुहा एक सरस लोक काव्य है। इस लोक काव्य में राजस्थान की लोक संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, लौकिक यानी भौगोलिक वातावरण के आधार को आधार बनाकर इस प्रेम काव्य की सुंदर रचना तो इस प्रकार प्रेम काव्य की सुंदर रचना करने वाले कवि करोल या कुशल लाभ माने जाते हैं। कुशल लाभ माने जाते हैं। यहां से ढोला मारूरा दुहा एक
प्रेम काव्य है। एक प्रेम काव्य है जिसमें मुख्य रूप से ढोला और मारवाड़ी के जिसमें मुख्य रूप से ढोला और मारवाड़ी के मध्य होने वाले शुद्ध सात्विक प्रेम की अभिव्यक्ति मिलती है। ढोला का विवाह मारू के साथ अबोध अवस्था में ढोला की उम्र 5 वर्ष, मारवाड़ी की उम्र 1.5 वर्ष अवस्था में विवाह हो जाता है। कहने का मतलब जब ढोला की उम्र लगभग 3 साल या 5 साल थी लगभग मानी जाती है, और वो थी 1.5 साल की उम्र थी मारवाड़ी की उम्र। 3 साल होगा। कुछ जगह 3 साल भी इस उम्र की जिक्र की जाती है, 3 साल के लिए भी लिखा जाता है, लेकिन वैसे अबोध अवस्था ये थी 5 साल और वो थी 1.5 साल की। विवाह हो जाता है। किंतु यह बाल अवस्था का विवाह कुछ समय पश्चात बुला दिया जाता है। उधर युवा होने पर ढोला का विवाह मालवणी से हो जाता है। मालवणी यानी उधर युवा होने पर ढोला का विवाह मालवणी से हो जाता है। किंतु एक दिन मारवाड़ी ने स्वप्न में अपने राजकुमार ढोला को
देखा, जिसके साथ बाल अवस्था में अपने राजकुमार ढोला को देखा, जिसके साथ बाल अवस्था में विवाह हो गया था। सच्चाई सामने आने पर वह ढोला की विरह में दुखी रहने लगती है और अनेक संदेशवाहक ढोला तक पहुंचाने की चेष्टा करती है। किंतु चालाक मालवनी यानी संदेशवाहकों को रास्ते में ही मरवा देती थी। किंतु एक दिन ढाडी के मुख से ढोला ने विरह राग सुना तो रहा नहीं गया। उसे सच्चाई का पता चल गया। अंत में वह मारवणी को प्राप्त करने के लिए चल पड़ता है। तो इस प्रकार मारवणी के पास में वो चला जाता है। तो इसमें ये कथा कहानी है एक संक्षिप्त में कि हिंदी साहित्य में ढोला मारूला दुआ एक सरल श्लोक काव्य में राजस्थान की लोक संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, भौगोलिक वातावरण को आधार बनाकर इस प्रेम काव्य की सुंदर रचना करने वाले कवि कलोल या कुशलाभ माने जाते हैं। ढोला मारूला दुहा एक प्रेम काव्य है जिसमें मुख्य रूप से ढोला और मारवणी के होने वाले शुद्ध सात्विक प्रेम की अभिव्यक्ति मिलती है। ढोला का विवाह मारू के साथ में अबोध अवस्था में, ढोला की उम्र जब 3 साल या 5 साल के लगभग मानी जाती है और उस समय मारवणी की उम्र 1.5 वर्ष की अवस्था में उसका विवाह हो जाता है। किंतु यह बाल अवस्था का विवाह कुछ समय पश्चात बुला दिया जाता है। उधर युवा होने पर ढोला का विवाह मारवणी के साथ हो जाता है। किंतु एक दिन मारवणी ने स्वप्न में एक राजकुमार ढोला को देखा जिसके साथ बाल अवस्था में विवाह हो गया था। सच्चाई सामने आने पर ढोला की विरह में वो दुखी रहने लगती है और अनेक संदेशवाहक ढोला तक पहुंचाने की चेष्टा करती है। किंतु चालाक मालवणी संदेशवाहकों को रास्ते में मरवा देती है।
किंतु एक दिन ढाडी के मुख से ढोला ने विरह राग सुना तो वह रहा नहीं गया उससे और उस सच्चाई का पता चल गया और अंत में वह मारवणी को प्राप्त करने के लिए चल पड़ा। इस प्रकार यह काव्य ढोला और मारू के प्रेम को प्रकट करने वाला एक सरस काव्य है। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा कि ये यहां तक कि ढोला सुना तो वह उससे रहा नहीं गया और उस सच्चाई का उसे पता चल गया। अंत में मारवणी को प्राप्त करने के लिए वो चल पड़ता है। इस प्रकार ये काव्य ढोला और मारू के प्रेम को प्रकट करने वाला एक सरस लोक काव्य है। तो इस प्रकार ये है। अब आइए हम देखते हैं इसके जो भाव पक्ष और कला पक्ष है, यानी कि ये सरस काव्य है। तो इस प्रकार ये है। अब हम भाव पक्ष और कला पक्ष के संबंध में विचार करेंगे। इस प्रकार ढोला मारू रा दुहा काव्य सौंदर्य को इस प्रकार देखा जा सकता है। इस प्रकार देखा जा सकता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले है वह है श्रृंगार चित्रण। यानी यह भाव पक्ष ये पहला है। यानी ये जो है श्रृंगार पक्ष, ये भाव पक्ष का अभिनंग है। तो सबसे पहले ढोला मारू रा काव्य सौंदर्य में सबसे पहले आएगा श्रृंगार चित्रण। देखिए, प्रेम का मूल आधार, श्रृंगार को माना गया है। श्रृंगार को माना गया है। प्रेम का मूल आधार श्रृंगार को माना गया है। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। प्रेम का मूल आधार श्रृंगार है और श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। रति यानी प्रेम, स्थायी भाव रति यानी प्रेम है।
श्रृंगार को कवि ने श्रृंगार को कवि ने महत्व देते हुए संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों का सरस चित्रण किया है जिनका वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहला आता है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार संयोग श्रृंगार जहां नायक नायिका के मध्य प्रेमालाप होता है, जहां रूठना मनाना श्रृंगार करना खींचना खींचना मिलने के लिए ये व्याकुल होना एक दूसरे को देखने के लिए उद्यानों में एक दूसरे को देखने के लिए उद्यानों में भ्रमण करना आदि आधार है। आधार है ढोला मारू में संयोग श्रृंगार का चित्रण देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य है संयोग श्रृंगार में ढोला मारूरा दुहा में संयोग श्रृंगार का जो चित्रण देखने को मिलता है उसमें किस रूप में मिलता है देखिए। देखने को मिलता है जैसे ढोला को
मारवणी बारे में पता चलता है तो वह उसे प्राप्त करने के लिए ऊंट पर सवार होकर महल से निकल पड़ता है। रास्ते में अनेक कष्टों को सहन करते थे। अंत में मारवणी को कर देता है। उधर मारवणी भी ढोला की प्रतीक्षा में दिन रात व्याकुल रहती है। तो इस प्रकार इसमें यह बताया है कि संयोग श्रृंगार जो है वो नायक नायिक आपस में जहां मिलते हैं वहां संयोग श्रृंगार होता है। तो नायक नायिका के मध्य प्रेमालाप होता है, आपसी प्रेम भरी बातें होती है, रूठना मनाना खींचना रीझना, ये सब का प्रेम संबंध को ही दर्शाते हैं, वास्तविक प्रेम के क्योंकि अभिव्यक्ति करते हैं। तो डाला मारूरा दुहा में ये सब कुछ देखा जा सकता है। डोला मारूरा दुहा में श्रृंगार रस का चित्रण देखने को मिलता है। जैसे डोला मारवणी को प्राप्त करने के लिए बारे में पता चलता है तो वह उसे प्राप्त करने के लिए ऊंट पर सवार होकर महल से निकल जाता है, यानी वहां से चला जाता है। तो इस प्रकार ढोला को जब मारवणी को ढोला के आगमन की सूचना मिलती है, इस प्रकार जब मारवणी को ढोला के आगमन की सूचना मिलती है तो वह अपना पूर्ण श्रृंगार करती है। पूर्ण श्रृंगार करती है। पूर्ण श्रृंगार करती है। प्रिय से मिलने के लिए प्रिय से मिलने के लिए क्षम स्वागत हेतु महल में उपस्थित होती है। महल में उपस्थित होती है। उस समय
देखिए पैरों में घुंघरू, सोने की घुंघरू, सोने की पायजेब, पायल, हंसली, तथा अनेक प्रकार से अपने शरीर को संवारती है। वह स्वयं को सौभाग्यशाली मानने लगती है। वह स्वयं को सौभाग्यशाली मानने लगती है और वह स्वयं को सौभाग्यशाली मानने लगती है और अपने भाग्य की डोला को प्राप्त कर वह आनंद विभोर हो जाती है। इसका उदाहरण है मनुष्य सींचा जई कुलई पाकी हुई तय प्राण जाई मिली मिल जई साजन दीठी जई महिरान। इस तरह से मन से भरती हुई वह अपनी खुशी को प्रकट करती है और इस तरह से कहने का मतलब होता है अगर पंख होती तो शायद यानी कि वह उसके लिए वह प्राण पंखी बनी हुई थी, प्राणों का आधार बनी हुई थी। इन दोहों के माध्यम से हमें पता चलता है, यानी मन में पूरी तरह से वो खुश हो गई थी, प्रफुल्लित हो गई थी और प्राण उसमें समा नहीं रहे थे, है ना। आज पहली बार वो अपने प्रियतम से मिलने के लिए जा रही। तो ये संयोग श्रृंगार का वर्णन है जो पूरी तरह से इसमें दिखाया गया है। अब हम आते हैं संयोग श्रृंगार के बाद में। अब देखिए थोड़ा बहुत बताता हूँ। इस प्रकार मारवाड़ी को डोला के आगमन की सूचना मिलती है तो अपना पूर्ण श्रृंगार करती है। प्रिय से मिलने के लिए स्वयं स्वागत हेतु महल में उपस्थित होती है। उस समय उसके पैरों में सोने की पायजेब, पायल, हंसली, अनेक प्रकार के शरीर व अनेक प्रकार से अपने शरीर को
सजाती संवारती है, वह स्वयं को सौभाग्यशाली मानने लगती है और अपने भाग्य को सराहती है। डोला को प्राप्त करके वह आनंद विभोर हो जाती है। और ये उदाहरण मन सिंचनऊ जय हुलई पाखी तई हुई तय प्राण जय मिलई साजन दीठी जय मई राम। अर्थात उसकी जो दृष्टि है वो अपने प्रीतम को देखने के लिए ही व्याकुल रहती है। पक्षी अगर होती तो वह शायद अपने पंखों को फैलाकर वह अपने प्रियतम तक पहुंच जाती। तो ये यहाँ पर जो एक संयोग श्रृंगार का एक पक्ष है संयोग श्रृंगार का। अब हम उसके दूसरे पक्ष पर विचार करते हैं, वह है वियोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार कौन सा उदाहरण है वियोग श्रृंगार में? देखिए, कौन वियोग में जहां नायक नायिका के बीच में बिछो हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाता है, वहां पर वहां वियोग श्रृंगार का कार्य किया जाता है। अब देखिए वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार दूसरा पक्ष, यानी सच्चे प्रेम की पहचान वियोग काल में ही होती है। वियोग काल में ही होती है कि प्रेमी के मन में एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम है, यह वियोग अवस्था में ही प्रेम की सच्ची परख होती है। अग्नि में, विरह की अग्नि में जलता हुआ प्रेमी, विरह की अग्नि में जलता हुआ प्रेमी या प्रेमिका विरह की अग्नि में जलता हुआ प्रेमी या प्रेमिका दोनों की परख इसी विरहावस्था में होती है। तो ये विरहावस्था के बारे में बताया गया है कि किस तरह से ढोला मारू का दुहा में भी विरह की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। मारवणी का विरह
इस काव्य का प्राण तत्व है। नारुणी ढोला को प्राप्त करने के लिए अनेक संदेश वाहक अपनी विरह दशा का परिचय देती है। स्वप्न में ढोला को देखकर वह व्याकुल हो जाती है। व्याकुल हो जाती है। आरोहण की उससे कहती है, स्वप्न में आने वाला राजकुमार ही तुम्हारा प्रियतम है। यह सुनकर रोने लगती है। इस प्रकार मारवणी की सखिया उसे कहती कि स्वप्न में आने वाला राजकुमार ही तुम्हारा प्रियतम। यह सुनकर के वह रोने लगती है, व्याकुल रहने लगती है। उसके लिए प्रतीक्षा करना मुश्किल हो जाता है। वह को प्राप्त करने के लिए अनेक यत्न करती है। तो इस प्रकार वो काफी प्रयास करती है, यत्न करती है। पक्षी ऊर्जा से, वह पक्षी ऊर्जा से उससे पंख मांगकर, उसके पंख मांगकर प्रियतम से मिलकर आने की बात कहती है।
वह मिलकर के आने की बात कहती है। वह पपीहे से भी वह पपीहे से भी कहती है तू ठग है, तू ठग है, तू ठग है। तेरी चोंच कटवाऊंगी, कटवाऊंगी, क्योंकि रात को टेर लगाई, जिससे मेरी व्यथा मेरी गिरे व्यथा बढ़ गई। मारवाड़ी का यह विरह संदेश, मारवाड़ी का यह विरह संदेश भारतीय नारी की वेदना, निराशा, उत्कंठा, आत्मसमर्पण, की भावना को देखा जा सकता है। तो इस प्रकार ये देखा जा सकता है। तो ये है, यानी कि वह पपीहे से भी कहती है कि तू ठग है, तेरी चोंच कटवाऊंगी, क्योंकि तू रात को टेर लगाई, तूने यानी कूकने लग गया था, जिससे मेरी विरह व्यथा बढ़ गई। मारवाड़ी का ये विरह संदेश भारतीय नारी की वेदना, निराशा, उत्कंठा, आत्मसमर्पण की भावना को प्रकट करता है, प्रकट करता है। तो इस प्रकार उदाहरण के